हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज ब्राइट बी इवनिंग्स विद जेएस यादव। तो हम जो टॉपिक कंटिन्यू कर रहे थे रिप्रोडक्टिव हेल्थ, वो कंप्लीट हो गया था। वो यूनिट पूरी हो गई थी। मैंने कहा था वो यूनिट 26 मार्क्स की है। नाउ हम नेक्स्ट यूनिट की ओर मूव ऑन करेंगे, दैट इज जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। इसमें इवोल्यूशन ऑलमोस्ट कट है, थोड़ा बहुत उसके बारे में बता दूंगी। जेनेटिक्स में आप पढ़ोगे, जेनेटिक्स में मेनली क्या पढ़ोगे? इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इनहेरिटेंस वाला चैप्टर पढ़ोगे, ठीक है। ये 26 मार्क्स की है बेटा, ठीक है। दूसरा क्या पढ़ोगे? बायोमॉलिक्यूल्स, जिसमें इसमें आप टोटली मेंडल को पढ़ोगे। सॉरी, एक्सक्यूज मी। मेंडल लॉज, पी वाला एक्सपेरिमेंट, वो सारी चीजें पढ़ोगे। बायोमॉलिक्यूल्स में डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, थोड़ा बहुत ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन, ठीक है, इनके बारे में पढ़ोगे, ठीक है। उसके बाद इवोल्यूशन है, ठीक है। कुछ बोर्ड्स में इवोल्यूशन है, कुछ में कट है, तो उस अकॉर्डिंग देख लेंगे कि अदर किन किन बोर्ड्स में है, किन किन बोर्ड्स में नहीं है, वो देख के बता देंगे। जैसे शायद हरियाणा बोर्ड में है इवोल्यूशन, ठीक है, और अदर बोर्ड्स में कट है, यूपी वगैरह में, राजस्थान बोर्ड में, इन सब में देख के फिर मैं आपको बता दूंगी। जिन जिन बोर्ड्स में होगा उनके अंदर इस चैप्टर को पढ़ा दिया जाएगा। सीबीएसई में नहीं है तो नहीं पढ़ाएंगे, मतलब उनके लिए नहीं होगा, वो क्लास में देखिएगा, ठीक है। तो दैट इज योर फोर्थ चैप्टर, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। या अब देखो, पहली बात तो ये है कि अराउंड 8000 टू 1000 बीसी तक, है ना, जेनेटिक्स क्या होती है, क्या नहीं होती है, आप अपने पेरेंट्स की जैसे क्यों दिखाई देते हो, ठीक है। इसका कोई आइडिया नहीं था कि जो मान लो एलिफेंट का बेबी है, वो कैसा दिखाई दे रहा है बेटा? एलिफेंट जैसा। ह्यूमन बीइंग का है, वो ह्यूमन जैसा। अब इनके अंदर कुछ सिमिलर कैरेक्टर्स है, कोई तो टोटली कार्बन कॉपी दिखाई दे रहा है फिनोटाइपिकली अपने पेरेंट्स का, कोई भी फिनोटाइप का मतलब होता है फिजिकल अपीयरेंस, तो कोई अपने बिल्कुल मम्मी जैसा दिखाई दे रहा है, कोई अपने दादा जैसा दिखाई दे रहा है, कोई अपना नाना जैसा दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो इस बारे के अंदर इसको पता करने के लिए एक साइंटिस्ट हुए, कौन? जॉन ग्रेगर मेंडल, ठीक है। उन्होंने ऑस्ट्रिया में एक्सपेरिमेंट्स किए कुछ, ठीक है। अब क्या किया? 7 इयर्स तक एक्सपेरिमेंट किए उन्होंने, ठीक है। किस पे एक्सपेरिमेंट किए? पी प्लांट पे, ठीक है। तो पी प्लांट पे जब पाइसम सेटाइवम, पी का नाम क्या है बेटा साइंटिफिक? पाइसम सेटाइवम। किस्मत खराब हो तो कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो पी प्लांट का नाम ये था। अब क्या हुआ, उनके दिमाग पे ये चीजें आई। देखो, किसी भी एक चीज बताऊं, मेंडल ने इतनी सारी ये सारा लॉ दिए इनहेरिटेंस के, ठीक है, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, है ना, एंड वेरिएशन, मतलब पूरा इतने डिटेल में उन्होंने बताया। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होती है, को डोमिनेंस क्या होती है, बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, तीनों लॉ दिए। तो उसके बावजूद भी मेंडल को कोई अप्रिशिएशन नहीं मिला था। जब वो एक्सपायर हो गए थे ना, आफ्टर दैट उन्हें नोबेल प्राइज मिला था, कि जब कुछ और साइंटिस्ट ने उसके ऊपर रिसर्च किया, तो उसके बाद एक्चुअल में ही गॉट द अप्रिशिएशन। तो एक बात बताऊं, मरने के बाद उसको वैल्यू मिली, बट ठीक है कि हम उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, कि वो जेनेटिक्स के फादर हैं। और उनको अप्रिशिएशन क्यों नहीं मिला? इसका मेन रीजन था कि कुछ चीजों का उन्हें पता नहीं था। अब वो कौन सी ऐसी चीजें जिनके बारे में उन्हें पता नहीं था? देखो, सिंपली बताऊं तो देखो, अभी जब हम जैसे जैसे मूव ऑन करेंगे तो आप देखोगे कि जो जीन्स है, उन्हें मेंडल ने क्या कहा? उन्हें कहा फैक्टर्स, ठीक है। दूसरी बात, वो लोग क्या और वो क्या नहीं बता पाए, एलील्स क्या होते हैं, ठीक है, इनके बारे में थोड़ा बहुत नहीं बता पाए इस वजह से। और दूसरी बात, उन्होंने बायो के अंदर मैथमेटिकल कंसेप्ट को यूज किया, ठीक है। जो पुनेट स्क्वायर के फॉर्म में देखोगे कि जीनोटाइपिक रेशियो क्या है, फिनोटाइपिक रेशियो क्या है, तो लोगों के समझ से थोड़ा सा क्या होगा, बियॉन्ड द अंडरस्टैंडिंग हो गया कि भाई ये बंदा एक बायो के टॉपिक में मैथ्स को कैसे यूज कर रहा है ना। तो इस वजह से उनको थोड़ा सा वो डिमोरलाइज भी हुए कि उन्होंने बुक लिखी, है ना, उसके बाद वो प्लांटे करके बुक लिखी, उसके ऊपर उसमें पूरे रिसर्च 7 साल उस रिसर्च पे निकाले, ठीक है। पी प्लांट ही क्यों चूज किया, तो वो सारी चीजें उन्होंने बहुत अच्छे से डिटेल्ड में स्टडी करके बहुत अच्छे से लोगों को समझाने की कोशिश करी। पर वही बात है ना कि कोई अच्छा काम कर रहा होता है ना, उसको बेचारे को अप्रिशिएशन जब उस काम की थोड़ी अहमियत हो जाती ना, तब समझ में आती है
तो जैसे आज आप पढ़ाई कर रहे हो तो अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे तो आपका फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। कुछ नॉर्मल स्टूडेंट्स होंगे, मतलब एवरेज ना, मैं ये नहीं कह रही कि जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा ब्रिलियंट होते हैं, पर एक्चुअल में क्या होता है ना, जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं वो थोड़ा लोड कम लेते हैं। लोड इन द सेंस देखा होगा, जो स्टूडियस स्टूडेंट होते हैं उनका एक टारगेट होता है कि वी वांट टू बी फर्स्ट, है ना, ये पोजीशन होनी चाहिए। तो अंडर प्रेशर कुछ बंदे होते हैं जो कि अंडर प्रेशर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो मे बी जो ऑलवेज भी जो भी है ना, क्या बोलते हैं, स्कोरर रहते हैं, बहुत अच्छे स्कोरर रहते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये टॉपर्स जो होते हैं, वो हो सकता है कि स्ट्रेस में लेके उनसे बहुत अच्छा परफॉर्म होता है। कुछ ऐसे होते हैं मेरे जैसे, जिन्हें अगर स्ट्रेस दे दिया थोड़ा सा भी तो फिर मतलब जिसका जो काम है वो वही करे, अपने बस की नहीं है। दैट्स मेरा खुद का अगर पर्सनल ओपिनियन दूं, मैं स्ट्रेस फ्री हूँ, मेरा जो आउटपुट है वो बहुत बहुत अच्छा होगा, है ना। ये थोड़ी सी इस लेवल से बियॉन्ड बात हो गई, पर यही बात है कि मेंटल को की जो मेंटल मतलब वो कितने डिप्रेस हुए होंगे, तो वही कि एवरेज स्टूडेंट्स की एवरेज मार्क्स होते हैं तो रिलेटिव्स, पड़ोसी अड़ोसी, मतलब सभी कहने लग जाते हैं कि भाई ये तो ठीक ठाक पढ़ता है। और फिर जब वो कुछ अच्छा अचीव कर लेता है, कि वो विदाउट स्ट्रेस होता है, तो उसे क्या होता है, वो जब कुछ अच्छा अचीव कर लेता है तो सब लोग वही, अरे पढ़ने में तो एवरेज स्कोरर था बट इसने कुछ बहुत अच्छा कर लिया है, कोई एक बहुत अच्छी पोजीशन अटेंड कर ली। तो वही वाली चीज ये थी कि मेंडल को बस ये होता, मुझे सिर्फ जो पर्सनली मैं बताऊं, इस बात का दुख है कि बेचारे मेंडल को एक्चुअल में ही वॉज द ग्रेट साइंटिस्ट और नाउ ही इज द ग्रेट साइंटिस्ट और फादर ऑफ जेनेटिक्स, कि उन्हें अप्रिशिएशन अब वो जिंदा थे 1874 से पहले मिलता तो मतलब वो भी बहुत खुश होते। तो इसीलिए कि अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखना चाहिए इंसान को, छोटी छोटी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कि अगर आपने आज के दिन में 10 पेजेस पढ़े तो ठीक है, कंटिन्यूटी बहुत जरूरी होती है। 10 क्या 2 पेजेस भी बहुत अच्छे से पढ़े और नेक्स्ट डे भी 2 अच्छे से पढ़े और उनके सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो आप, तो यू गेट एक इंटरेस्ट आता है ना। सेम जेनेटिक्स का है, इट इज माई फेवरेट वन ऑफ टॉपिक, है ना। देखा होगा किस कोई हार्मोन रटना नहीं है, सीधे सीधे F1 F2 में जो आ रहा है उसको एज इट इज रखो और रिजल्ट आपके सामने। जिनके समझ में आ जाती है जेनेटिक्स वो बहुत ईजी है, जिनके समझ में नहीं आती उनके लिए थोड़ी सी टफ हो जाती है। तो आई होप कि मैं समझाने की कोशिश करूँ तो आपके बहुत अच्छे से समझ में, ठीक है। तो इसीलिए खुद को सेल्फ मोटिवेटेड रखिए, ठीक है। और जो स्ट्रेस में अच्छे काम कर सकते हैं वो थोड़ा स्ट्रेस लेके कर ले। जो मेरे जैसे इंसान है जिन्हें स्ट्रेस मतलब टॉलरेट ही नहीं होता, किसी ने उंगली कर दी ना तो फिर हो जाता है इसने कर तो कर कैसे दी, और ये काम मुझसे अब अगर कोई अंडर प्रेशर करवाने का काम कर रहा है तो फिर वो काम आप ही कर लो, या जो भी है जो इंसान मुझे कह रहा है तो मैं उसे ये कहती हूँ भाई जिसका काम है वो अपने आप ही कर ले, मैं मेरा नहीं है। मेरा तो एग्जाम से पहले भी ये अगर पर्सनल बताऊं थोड़ी सी तो ये रहता था कि बिफोर 5 o'clock, मतलब जैसे कल पेपर है, आज बिफोर 5 o'clock शाम में इवनिंग में जितना पढ़ना उतना ठीक है। शाम को सुबह टाइम है 5-6 बजे के आसपास, तो 1 घंटा उसको रिवाइज कर लिया, दैट्स इनफ। बच्चे होते हैं पूरी पूरी रात पढ़ के बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, दे आर हेड्स ऑफ देम कि भाई वो बहुत अच्छी मेहनत करते हैं और वो उन्होंने अपनी बॉडी को इतना केपेबल है इस लायक बना रखा है। और कुछ मेरे जैसे होंगे जो ठीक है, मतलब ये है कि आप थ्रू आउट द ईयर पढ़िए, थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए, पर ये कि एट द सडन मूवमेंट एक दिन में पढ़ाई नहीं होती है। तो सेम जेनेटिक्स के साथ है, जेनेटिक्स थोड़ा सा टफ लगता है बच्चों को, तो मैं ये चाह रही हूँ कि छोटे छोटे टॉपिक्स करके थोड़ा थोड़ा पढ़ाऊँ और वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। तो 26 नंबर क्या होता है, सॉरी 20 नंबर क्या होता है, बहुत बढ़िया है, क्योंकि फर्स्ट यूनिट 26 मार्क्स की थी मैंने बताई, सेकंड यूनिट ऑलमोस्ट अराउंड ये 26 नंबर की है, ठीक है। उसके बाद वो थर्ड वाली जो होगी 14-15 या हाँ 14-15 की होगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, और वो जो लास्ट यूनिट है इकोलॉजी वाली वो कितनी होगी 10। ह्यूमन वेलफेयर वाली जो यूनिट है बायोटेक्नोलॉजी को मिला के वो 14-15 यूनिट्स का चैप्टर है, एक 10 की होगी, एक 4-5-6 की होगी। दूसरी लास्ट इकोलॉजी वाली जो यूनिट है वो 10 मार्क्स की है। तो यही है कि ये जो 2 यूनिट है और दूसरी इसमें से, उसमें देखो आप हार्मोन भूल जाते हो, कोई स्ट्रक्चर भूल जाते हो, कोई लेबलिंग भूल जाते हो, तो वहां मार्क्स डिडक्ट होने के थोड़े बहुत चांसेस है। यहाँ क्या है, टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस, लॉज ऑफ मेंडल पूछ लिए, आरएनए डीएनए का स्ट्रक्चर पूछ लिया, ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन पूछ लिया, तो टू द पॉइंट है, छोटे छोटे कीवर्ड से इजीली याद हो जाएगा, मतलब इजीली मेमोराइज हो जाएगा। तो इसलिए आप इस पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस कीजिएगा और आई होप कि समझ में आ जाएगा। तो हम बात कर रहे थे मेंडल भाई साहब की, ठीक है, मतलब ये मेरा पढ़ाने का वे है तो थोड़ा सा उसमें मत जाइएगा। तो क्या है कि मेंडल भाई साहब ने क्या किया कि पी प्लांट पे अपना रिसर्च किया, 7 साल तक किया। अच्छा, वो एक चर्च में फादर थे तो वहां पे क्या था, एक तो दूसरी बात, पी प्लांट को सिलेक्ट क्यों किया,
गेहूं वेहूं बहुत सारे अच्छे अच्छे यार और कोई फ्लावरिंग प्लांट यूज करते हैं। दूसरा एक चीज ये है कि पी प्लांट का जो टाइम पीरियड है ना, वो बहुत कम है। लाइफ साइकिल जो है वो 3 महीने में कंप्लीट हो जाती है। ठीक है भाई। दूसरी बात, प्लांट को बहुत ज्यादा स्पेस नहीं चाहिए, छोटी सी स्पेस में बहुत सारे प्लांट्स उगाए जा सकते हैं, है ना। और दूसरी बात कि हमें जो सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन को जिनको यूज किया था मैंडल ने, वो इजीली हो जाता है, यानी इमस्कुलेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत इजीली हो जाता है। दूसरा, इसके कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, 7 कौन से कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स यूज किए थे उन्होंने, उसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। तो इस वजह से क्या हुआ कि उन्होंने पी प्लांट को चूज किया। ठीक है। दूसरी चीज कि 3 महीने के अगर मैं एक आइसोलेटेड लैब टाइप में कुछ डिस्कवर करूं, है ना, उसकी सारी टेम्परेचर कंडीशंस, ह्यूमिडिटी सारी उस पी प्लांट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लूं, तो मैं 1 साल में 4 क्रॉप आराम से ले सकती हूँ। 3-3 महीने की तो है बेटा। तो वो चीज क्या है कि वो इसी वजह से उनका अट्रैक्शन और सेंटर पी प्लांट में पड़ा। ठीक है। इसका साइंटिफिक नाम याद रखिएगा, पाइसम सैटाइवम। ठीक है। तो एक्चुअल में पूछा जा सकता है एमसीक्यू में। ठीक है। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो उन्होंने कौन कौन से यूज किए। एक तो हाइट ऑफ प्लांट। आज तो स्टार्टिंग में धोखा देने लग गया मार्कर। ठीक है। हाइट ऑफ प्लांट। ठीक है भाई। कैसे कैसे प्लांट हो सकते हैं, टॉल और ड्वार्फ। 2 तरह के प्लांट हो सकते हैं। टॉल मतलब लंबे, ड्वार्फ मतलब बोने, छोटे। ठीक है। बोने से ज्यादा अच्छे से याद रहेगा। दूसरी बात, फ्लावर कलर वॉयलेट और वाइट। ठीक है। फ्लावर पोजीशन एक्सियल या फिर टर्मिनल। पोड कलर क्या हो सकता है भाई, ग्रीन और येलो, जिसके अंदर मटर के दाने पैक होते हैं, बाहर का छिलका। पोड शेप, इन्फ्लेटेड, फैली हुई, या फिर कॉन्स्ट्रिक्टेड, सिकुड़ी हुई। और क्या बच गया भाई, शीट शेप। कैसे हो सकते हैं, रिंकल्ड। और कैसे हो सकते हैं, राउंड। ठीक है। अब सीड का कलर, लास्ट कैरेक्टर है बेटा सीड का कलर, वही सेम, ग्रीन और येलो। ठीक है। तो ये 7 कैरेक्टरिस्टिक्स है, देख लो 1 2 3 4 5 6 7। क्या है, हाइट ऑफ द प्लांट, प्लांट बड़ा है छोटा है कैसा है, फ्लावर का कलर क्या है, वॉयलेट है या व्हाइट है, व्हाइट मीन्स बैंगन का, बैंगन की फूलों कलर देखो वो बैंगनी। एक्सियल और टर्मिनल, एक्सियल का मतलब टिप ऑफ द पॉइंट है, टर्मिनल का मतलब साइड की ब्रांचेस पे है। पोड का जो कलर है वो ग्रीन है, येलो है। पोड की जो शेप है वो इन्फ्लेटेड और कॉन्स्ट्रिक्टेड है। दूसरी बात, शीड की जो शेप है वो राउंड है या रिंकल है, राउंड ऐसे होते हैं, रिंकल्ड ऐसे होते हैं, झुर्रीदार। ठीक है। रिंकल पता है ना आपको, झुर्रियां पड़ जाती है यार, एडवर्टाइज टीवी भी देखते होगे आप लोग, तो इतना तो थोड़ा सा यूज कर लो। दूसरा ग्रीन, शीट का कलर भी ग्रीन हो सकता है और येलो हो सकता है। ठीक है। तो ये चीजों को लेके क्या करा मेंडल भाई साहब ने, अपना एक्सपेरिमेंट करा। अच्छा मैम, आप लॉज ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं, या वेरिएशन के बारे में थोड़ा सा बता दिया जाए पहले, है ना। वेरिएशन क्या होती है, देखो एक्चुअल में क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जितने भी हायर कैटेगरी के एनिमल्स है ना, इनहेरिटेंस बाद में, पहले वेरिएशन से थोड़ा सा क्या है, इनहेरिटेंस अच्छे से कोरिलेट कर पाओगे। अब देखो वेरिएशन क्या होता है, डिफरेंस ऑफ प्रोजेनी फ्रॉम देयर पेरेंट्स, है ना, या डिफरेंस ऑफ ऑफस्प्रिंग्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स। अभी बताओ ये जो वेरिएशन है, अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, थोड़ा दिमाग चलाना, क्योंकि जेनेटिक्स पूरी किस पे, ब्रेन पे डिपेंडेंट है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसमें गैमेट्स का फ्यूजन होता ही नहीं है बेटा, है ना। तो वो एग्जैक्ट कॉपी ऑफ पेरेंट्स होती है ना। मैंने बताया था पहले भी, रिप्रोडक्शन पढ़ाया था, तो एग्जैक्ट कॉपी बनाते हैं, क्लोन बनाते हैं, ये सब चीजें मैं बता चुकी हूँ, तो बार बार बोर करने से कोई फायदा नहीं है। तो एक्चुअल में क्या है, इसके अंदर वेरिएशन आती ही नहीं है, नो चेंजेस। ठीक है। इसके अंदर नई वैरायटी, नई स्पीशीज बनने का कोई चांस ही नहीं है। अब वेरिएशन का फायदा क्या होता है, वेरिएशन का फायदा होता है कि बायोलॉजिकली, अगर बायोलॉजिकली बात करूं तो न्यू स्पीशीज का ओरिजिन हो सकता है। दूसरी चीज, एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग
एडेप्टेशन या अडेप्ट होने में बहुत फायदा मिलता है, क्योंकि देखा होगा जब आप हमारे एंसेस्टर्स की बात करोगे तो वो 6 6.5 फीट लंबे होते थे, मतलब 6 फीट से भी बियॉन्ड चले जाते थे। अब देख लो हमारी जो नॉर्मल हाइट है ना, वो क्या होती है 5 5.5, बहुत कम लोग होते हैं जिनकी 6 होती है। ठीक है, तो हम सब क्या है इतने पे आ गए। दूसरी बात, पहले के लोग, अब आंधी तूफान आ जाए तो आइज में एलर्जी हो जाती है डस्ट से और फलाने से, वो विदाउट लाइट एडजस्ट करते थे। ठीक है, और विदाउट एसी एडजस्ट करते थे, है ना, विदाउट फैन कूलर एडजस्ट करते थे। और हम 1 मिनट लाइट चली जाए तो ओ गॉड गर्मी, ओ गॉड गर्मी कर देते हैं। तो सेम चीज है कि ये चीज क्या हो रही है, ये इवोल्यूशन का काम है। तो वेरिएशन क्या करती है, आप में नए नए चेंजेस लाते हैं। ये सारे मैंने नेगेटिव चेंजेस बताए, पॉजिटिव चेंजेस भी बहुत सारे। नेगेटिव चेंजेस इसलिए बताएं क्योंकि देखो एक्चुअल में बेटा क्या है ना, साइंस का मतलब ये होता है अगर आप डेली लाइफ से उसके फायदे नुकसान नहीं देख रहे हो तो क्या देखोगे, बहुत ही ज्यादा नुकसान फेस करना पड़ेगा। जैसे एसी में रहते हैं तो बॉडी का मॉइस्चर क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। जैसे लाइट चली गई, अब मेरी भी अब एसी बंद हो गया तो मुझे फटाफट टॉपिक कंप्लीट कराना पड़ेगा, है ना, जो मुझे भी गर्मी लगेगी। फैन ऑन कर दिया तो क्या हुआ, वीडियो में आवाज आएगी। तो इनहेरिटेंस में ये है। उसके बाद देखोगे इसके अंदर लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में पैसे पहले कुछ चीजों की बात करते हैं। अब क्या किया मेंडल ने, क्या किया, प्री प्लांट लिया वायलेट कलर का, ठीक है, और किसका लिया, व्हाइट कलर का। ठीक है, तो मैं क्या बता रही हूँ इसके अंदर क्या क्या। अब देखो क्या हो सकता है, सेल्फ पॉलिनेशन इजीली हो सकता है। वॉयलेट के अंदर वॉयलेट का ही एंथर उसकी स्टिग्मा को क्या कर सकता है, पॉलिनेट कर सकता है। तो उन्होंने इसको रोकने के लिए क्या किया, इमस्कुलेशन किया। इमस्कुलेशन क्या होता है और बैगिंग क्या होता है, मैंने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था, वो वीडियो देख लेना है आप। फिर बता देती हूँ, इमस्कुलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ एंथर। क्या होता है बेटा, रिमूवल ऑफ एंथर बाय सीजर, बाय फोर्सेप्स कर दो। यानी इस वायलेट प्लांट के मैंने एंथर रिमूव करके व्हाइट के एंथर डाल दिए। ठीक है, तो जब व्हाइट के एंथर मैंने इसके ऊपर ट्रांसफर किए तो व्हाट विल हैपन कि मैंने क्या देखा कि सारे के सारे जो वायलेट प्लांट था, वायलेट कलर का मान लो इसका फ्लावर था, तो सारे के सारे जितने भी प्लांट्स है वो किस कलर के हो गए, व्हाइट कलर के हो गए। दूसरा एक और एग्जांपल दूं मैं सेम मैं जो जितने भी आपको कैरेक्टर्स है उनको लेके बता रही हूँ। तो उन्होंने क्या किया कि पहले मान लो टॉल प्लांट्स लिए, उसको ड्वार्फ प्लांट के साथ कराना था, तो टॉल प्लांट का क्या कर दिया, इमस्कुलेशन कर दिया, और ड्वार्फ के क्या कर दिए, एंथर ट्रांसफर कर दिए। तो उन्होंने देखा सारे प्लांट टॉल है, इसके पीछे क्या लॉजिक है भाई, है ना। उसके बाद इन्होंने जो इससे ये देखो ये क्या थे, पेरेंट्स है, इसके बाद इनसे गैमेट्स का फॉर्मेशन हुआ होगा। अब गैमेट्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ वो बताएंगे। उसके बाद जो ऑफस्प्रिंग बनी उसे हमने कही ऑफस्प्रिंग्स, उसे हमने कहा F1। F1 का मतलब होता है फीलियल जनरेशन। क्या कहा बेटा, फीलियल जनरेशन। अच्छा भाई, उसके बाद कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और बता देती हूँ जो F1 के अंदर एक्सप्रेस हो रहा है। मतलब जैसे मैंने कहा कि उन्होंने क्या करा, टॉल प्लांट को इमस्कुलेट करके ड्वार्फ प्लांट के पोलन ग्रेन्स को टॉल वाले पे क्या करा, ट्रांसफर किया। तो मैं क्या कह रही हूँ कि यार सारे प्लांट टॉल मिले, मैंने यही तो कहा, और सारे वॉयलेट मिले थे लास्ट टाइम, तो ऐसा कैसे हो गया। तो उन्होंने एक कंसेप्ट दी, डोमिनेंसी और रिसेसिव। जो कैरेक्टरिस्टिक पूरे F1 में शो हो रहा है वो क्या है, डोमिनेंट है ना, और जो कैरेक्टर क्या है नहीं शो हो रहा वो क्या है, सप्रेस हो गया। तो जो कैरेक्टर एक्सप्रेस हो जाता है उसे हम कहते हैं डोमिनेंट, जो एक्सप्रेस नहीं होता है उसे हम कहते हैं रिसेसिव, या जो सप्रेस हो जाता है दब जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, रिसेसिव। ठीक है, ये बात ठीक है। अब एक और टर्मिनोलॉजी, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। होमो का मतलब होता है सिमिलर, जब जीन्स सेम कलर के यानी फैक्टर सेम है तो क्या है, होमोजाइगस। जब क्या है, एक फैक्टर अलग अलग है तो ये क्या है, क्या है बेटा, ये हेटेरोजाइगस। ये भी हेटेरोजाइगस है, ये दोनों होमोजाइगस है। ये टॉलनेस के लिए कैपिटल टी और इसके लिए स्मॉल टी। अब देखो मोनोहाइब्रिड क्रॉस करा के इन चीजों को मैं एक बार क्लियर करती हूँ, होमोजाइगस, डोमिनेंट और रिसेसिव क्या होता है। ठीक है, मैंने क्या कहा, टॉल प्लांट लिए उसके लिए कैरेक्टर है ये पेरेंट्स है ना, ये क्या है, पेरेंट्स। ये है मेल मम्मी और ये है, सॉरी ये फीमेल है, ठीक है, और ये है मेल। ठीक है,
उल्टा कर दिया, कोई चक्कर नहीं। अब इसके गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा तो टी और टी, इसके गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा तो टी और टी। अब इनके अंदर क्या होगा, क्रॉस होगा। तो क्रॉस होगा तो देखो ये जो मैं चाकर बॉक्स बना रही हूँ इसे कहते हैं पुनेट स्क्वायर। अब देखो मेल के दोनों जीन क्या है, टी स्मॉल टी, फीमेल के नीचे लिख देते हैं टी और टी, ये है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो क्या बनेगा, ये। इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो ये बनेगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो ये बनेगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो ये बनेगा। यानी क्या बना, ये जो पेरेंट्स थे वो कहते हैं होमोजाइगस, ठीक है। और ये जो मिला, ये क्या मिला, प्रोजेनी जो F1 मिली वो क्या मिली, हेटेरोजाइगस, ठीक है। और ये जो थे ये प्योर है, ठीक है। और यहां देखो आप कि सारे प्लांट में कह रही हूं F1 में टॉल थे, है ना। यानी कैपिटल टी क्या है, डोमिनेंट जीन है, और ये क्या है, रिसेसिव। तो ये चीज मेंडल को समझ में आई कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन जो है वो मियोसिस के थ्रू होती है। इसके थ्रू होती है, मियोसिस के थ्रू। मियोसिस के थ्रू कैसे होती होगी, ये जो जीन्स है ना, ये जो गैमेट फॉर्मेशन होता है ये इंडिपेंडेंटली क्या हो जाता है, सेग्रीगेट हो जाते हैं, है ना। तो सेग्रीगेट होते हैं तो इनका कॉम्बिनेशन, मैंने तो ये एक पॉसिबिलिटी बताई है कि इसमें तो क्या है, चारों, मान लो एक जो प्लांट है, दो प्लांट से चार, उसकी चार औलादे हो रही है, यानी दो पेरेंट से चार संतानें हो रही है उसकी, या चार ऑफस्प्रिंग्स है। तो चारों में क्या हो रहा है कि जो फादर बेचारे, जिनको मैंने क्या कर दिया था, छोटा कर दिया था, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता है, ह्यूमन बींग्स में मेल्स आर ऑलवेज बी टॉलर, सम क्या बोलते हैं एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। प्लांट्स में ऐसा कुछ नहीं होता है, मेल फीमेल का ये जो क्या बोलते हैं कंट्रोवर्सी होती है ना, जितनी भी कंट्रोवर्सीज होती है, जितने भी पंगे होते हैं, ये ह्यूमन बींग्स में होते हैं। बेचारे प्लांट बहुत सीधे साधे होते हैं, ठीक है। तो वो क्या है कि वो तो शो ही नहीं हो रहा, कोई छोटा बच्चा तो है ही नहीं, सारे के सारे लंबे हैं। तो मेंडल ने देखा कि F1 में कुछ चीजें जो एक्सप्रेस हो रही है वो क्या है, डोमिनेंट है, ठीक है भाई। अब उसने क्या कराया, उसने F1 में ये जो F1 जनरेशन है इसका सेल्फ कराया, यानी खुद ही पॉलिनेट करा दिया। अब देखना F2 में क्या कांड हुआ। अब देखो F1 की जो ऑफस्प्रिंग्स थी, जो बच्चे थे, वो पेरेंट्स बन गए, ठीक है। अब इनके जो गैमेट्स बनी है, अब वापस वो लिखने की जरूरत नहीं है ना, पेरेंट्स कौन से होते हैं ये समझ गए होंगे। अब वापस मैं पुनेट स्क्वायर बनाऊं तो देखो मैं क्या कह रही हूं, इसमें क्या करें, इसमें तो दोनों एक जैसे हैं, पापा मम्मी, तो कोई छोटा बड़ा नहीं है, ठीक है, सारे टॉल है। अब देखो F2 में क्या हुआ, ये F2 है बेटा, ये गैमेट्स और पेरेंट्स और ये सब लिखना पेपर में जरूरी है, अगर कोई है ना आपके जेनेटिक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आती है। ये तो प्योर टॉल बन गया, ये इम्प्योर टॉल बन गया। और F2 में ऐसा क्या गजब हुआ कि भाई पेरेंट्स तो सारे दोनों लंबे थे, और इसमें एक तो बच्चा छोटा हो गया, एक प्योर टॉल था, दो ठीक है लंबे थे, ठीक है इन बिटवीन थे, और एक प्योर ही हो गया, प्योर छोटा हो गया। यानी ये तो अपने दादा दादी पे चला गया, या मतलब वो दादा थे शायद, है ना, उन पे चला गया। ऐसे कैसे हो गया। तो ये चीज मैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के थ्रू बताई गई कि जो जीन्स होते हैं वो सेग्रीगेट होते हैं और एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते, उनकी इंटरमिक्सिंग नहीं होती है, ब्लेंडिंग नहीं होती है, ठीक है। उनकी क्या नहीं होती बेटा, ब्लेंडिंग, यानी मिक्स नहीं होते हैं वो अपना। ये जो एक जीन होता है, एक जीन के ऊपर जो कैरेक्टर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं एलील्स, यानी एलील्स जो हैं, दो एलील्स मिलके एक जीन बनाती है, ठीक है। तो ये जो एलील्स है ये क्या होते हैं, अपने आप सेग्रीगेट होते हैं इंडिपेंडेंटली, ये किसी तरह की इन पे मतलब ब्लेंडिंग तो होती ही नहीं है। तो ठीक है भाई, ये बात भी समझ में आ गई, ठीक है। तो इसी वजह से क्या है कि जो हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, अगर हम अपने ह्यूमन बीइंग के बारे में बात करें तो हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो अपने पेरेंट्स से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, दोनों मैटरनल और पैटर्नल से, इसी वजह से मिलते हैं। अच्छा, हमने रिप्रोडक्शन में पढ़ा कि 50% कैरेक्टर फादर से आते हैं, 50 मदर से। ऐसे ही मैं कह सकती हूँ कि 25% आपके पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स से कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, 25% आपके मैटरनल से आते हैं। एज ऑन 12.5, फिर 6 पॉइंट समथिंग टू 5, ऐसे ये क्या होता है 3 पॉइंट, फिर 1.18 समथिंग, ऐसे मतलब ये क्या होता है कि ये हाफ ऑफ डिवाइड होते रहते हैं। तो इसी वजह से जो आपके जो जितने भी चाइल्ड है या जितने जो भी लीनिएज जा रही है आपके एनिमल्स की और ये सब, ये सारे क्या है कि अपने जो एंसेस्टर है उनसे ऐसे मैच करते हैं, ठीक है। और उनके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो वेरिएशंस जो होती है ना,
वो इन लॉज की वजह से होते हैं। अब हम पहले लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ेंगे जो कि कल की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप कि ये क्लास आपको छोटी लगे, पर ये आपको समझ में आई होगी, क्योंकि बेसिक्स क्लियर करना बहुत जरूरी था। अब इसमें आप बैक क्रॉस पढ़ोगे, टेस्ट क्रॉस पढ़ोगे। पहले ये था बेटा, देखो सिंगल कैरेक्टरिस्टिक को लेके पढ़ा रहे हैं। एक चीज और बता देती हूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ टॉलनेस को लेके बात कर रही हूँ। तो जब हम सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स का क्रॉस कराते हैं उसे हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड। मोनो का मतलब सिंगल, हाइब्रिड का मतलब, हाइब्रिड का मतलब क्या होता है कि हमने आर्टिफिशियली उनकी जीन्स की इंटरमिक्सिंग करी है। अच्छा, इसका एक और एग्जांपल दूं, देखो इंडिया में एनिमल्स की, वाइल्ड एनिमल्स की बहुत वैरायटी देखते हो। काउस, जैसे पंजाब में है साहिवाल। अभी साहिवाल का एग्जांपल क्यों दिया मैंने, क्योंकि शायद ये एनसीईआरटी की कोई लाइन है और इसको अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्पेशली नीट में। इस बार नीट का पेपर भी बहुत ईजी था, यू हैव टू ट्राई फॉर इट, ठीक है। और यू मस्ट, नॉट हैव टू, यू मस्ट ट्राई फॉर इट। तो क्या है कि साहिवाल जो स्पीशीज है वो भी दो की इंटरब्रीडिंग से बनाई गई है, ठीक है। तो क्या दो एनिमल्स की जो डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको मिला के, तो ये जो मेन चीज है ना, जेनेटिक्स की जरूरत क्यों है, देखो प्लांट्स के लिए तो इसलिए कि हमें जो आउटपुट चाहिए वो बहुत अच्छा चाहिए। वी नीड वेरी मतलब क्लियर और एक है ना डिजायरेबल जीन्स, क्योंकि हम वी आर ग्रेडी पीपल्स, है ना। देखो भाई, सबको लालच है। दूध बेचने वाले को क्या है कि हमारा जो मिल्क प्रोडक्शन है, हमारी जो गाय भैंस है वो 24/7 दूध देती रहे, है ना, कभी मना ही ना करे दूध देने से। दूसरी बात, जो जितने भी फार्मर्स है वो चाहते हैं कि हमारी जो क्रॉप की जो अर्निंग है वो 24/7 चलती रही, इतनी अच्छी क्रॉप हो कि बस ये जितने भी क्लाइमेटिक कंडीशंस होते हैं, आंधी तूफान ये सब ना आए, बारिश वगैरह, और हमारी क्रॉप को नुकसान ना पहुंचाए। तो ये सब क्या चीजें हैं, इसका सबका सॉल्यूशन ये था कि ड्रॉट रेजिस्टेंट स्पीशीज हो, ठीक है। क्लाइमेट, जितने भी इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स है जो फसलों को खराब कर देते हैं, वो सारी जो चीजें हैं वो इस जेनेटिक्स जो है वो बायोटेक्नोलॉजी का बेस है, ये समझ लो आप। इस यहाँ बायोटेक्नोलॉजी के 2 चैप्टर पढ़ोगे, उनका बेस है जेनेटिक्स। तो इस वजह से क्या है कि इसकी इंपॉर्टेंस हुई और इसी वजह से इसे अप्रिशिएशन मिला। वरना आधे से ज्यादा बच्चों को तो पुनेट स्क्वायर ही खा गया होगा। अभी डाईहाइब्रिड क्रॉस करेंगे तो ये बहुत अच्छे से और क्लियर हो जाएगा कि मैम ये बता रही है। अभी फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक रेशियो भी नहीं बताया आप लोगों को। तो ये चीज क्या है कि इसको थोड़ा सा आपको दिमाग खोल के, और ये एक्चुअल में बहुत स्कोरिंग यूनिट है, ठीक है। बीइंग अ बायो स्टूडेंट मुझे ये यूनिट, मतलब मेरा मैथ्स थोड़ा सा ठीक ठाक था, अच्छा था, मतलब मेरा इंटरेस्ट था, तो ये यूनिट मुझे बहुत अच्छी लगती थी और आई होप कि आप लोगों को पसंद है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर द डे।